हाँ, आइए देखें। आज जीव विज्ञान का दूसरा पाठ डीएनए मॉलिक्यूल। इसके पहले चैप्टर को आपको कंप्लीट किया गया, जिसमें कुछ नोट्स आज अपलोड किए जा रहे हैं, उनका भी अवलोकन कर लीजिएगा आप लोग। जो चैप्टर के अंत में बचा हुआ पार्ट था उसका नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया आप लोगों को, उसको भी देख लीजिएगा। और आज जो है वो डीएनए का नोट भी अपलोड किया जा रहा है साइट पे, उसको भी देख लीजिएगा। और वही चैप्टर जो नोट दिया गया है उसी को आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए देखिए दूसरा चैप्टर क्या है जीव विज्ञान में, और इस प्रकार से उसको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं। चैप्टर है डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए अणु के स्तर पर डीएनए का यहाँ पे अध्ययन करना है, स्टडी करना है। तो डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेंगे हम इसमें, और डीएनए के स्ट्रक्चर को जोड़ करके दोनों लड़ाइयों को आपस में, जैसे कि बीडीएनए का मॉडल आप पढ़ चुके होंगे 11 में, सेल के अंदर पढ़ाया जाता है। तो कोशिका में जो बीडीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, उस मॉडल का अणुगत संरचना कैसे होती है उसका अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे डीएनए की परिभाषा पूछता है कि क्या डीएनए क्या है, ऐसा प्रश्न आता है। तो सबसे पहले डीएनए की डेफिनेशन क्लियर करेंगे, क्या होती है डीएनए। अभी तक जो पढ़े हैं कि डीएनए क्या है तो आप बोलते हैं कि ये आनुवांशिक पदार्थ है, वो ठीक है। लेकिन अब अणु के स्तर पर अगर डीएनए को पूछा जा रहा है कि डीएनए क्या है, तो क्या जवाब देंगे हम कि डीएनए इकाई न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इकाई मीन्स एक, न्यूक्लियोटाइड को अभी एक्सप्लेन करूंगा, और बहुलक मीन्स होता है अनेक अणुओं की लड़ी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए की संरचना का जो परिभाषा है वो ये है कि डीएनए के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड के अनेक अणु क्रम से जुड़े होते हैं। तो डिफिनेशन एक लाइन की निकली अणु संरचना के आधार पर कि डीएनए जो है वो इकाई न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अब इकाई न्यूक्लियोटाइड के बहुलक का एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, चैप्टर में यही करना है हमको। लेकिन उससे पहले इसका नामकरण क्या है ये आप देख चुके हैं, फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ। नाम जो है इसका क्या नाम है, डीएनए को अगर बुलाएं पूरे नाम से तो ये कहलाएगा डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, ये भी प्रश्न आता है, अभी आएगा लेक्चर में। तो डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। अब डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के ऊपर आते हैं, कहाँ से इसको लाया गया, डीएनए को डिस्कवर किसने किया। नाम बहुत सारे आएंगे, दो एक नाम मैं बोलता हूँ, इतिहास इसका लंबा है। सबसे पहले नेजी-लाई ने देखा था इसको। नेजी-लाई जो है वो वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1886 में सेल के अंदर के स्ट्रक्चर का पता लगाया था। नेजी-लाई ने ये स्पष्ट किया कि किसी भी विभाजित करने वाली कोशिका में, विभाजन में भाग लेने वाली कोशिका के अंदर रॉड से स्ट्रक्चर पाया जाता है। बाद में आप जानते हैं उस रॉड से स्ट्रक्चर को वाल्डेयर ने इसको 1888 में बोला कि ये है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी में पढ़ाया जाता है ये सब। इसके बाद और लोगों ने काम किया, जो मुख्य जिसके नाम पर डिस्कवरी आएगी वो होते हैं फ्रेडरिक माइजर। और फ्रेडरिक माइजर ने कोशिका के अंदर जो केंद्रक की खोज तो राव ने किया था पहले। तो केंद्रक के अंदर
क्या चीज इन्होंने ढूंढा है, ध्यान दें कि फ्रेडरिक माइजर ने केंद्रक के अंदर ऐसे पदार्थ का अवलोकन किया जिसमें सल्फर अनुपस्थित थी, ऐसी प्रोटीन थी, सल्फर अनुपस्थित थी, नहीं पाई गई उस पदार्थ में, यानी प्रोटीन के साथ। और पाया क्या गया उसमें, फास्फोरस। अब फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता, फास्फोरस के कारण ही इसका नाम ही न्यूक्लिक एसिड पड़ा, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया, इन्होंने यही निकाला कि केंद्रक के अंदर ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसमें सल्फर नहीं होता, बहुत कम और ज़्यादा मात्रा होती है फास्फोरस की। और फास्फोरस चूंकि प्रोटीन में नहीं पाया जाता, सल्फर पाई जाती है, इसलिए ये प्रोटीन नहीं है। केंद्रक के अंदर जो पदार्थ पाया जा रहा है वो प्रोटीन नहीं है, और उसका नाम इन्होंने रखा न्यूक्लिक एसिड। नाम इसका पड़ा न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल इन्होंने नहीं कहा, नाम कोई और दिया। इन्होंने क्या नाम रखा है उस पदार्थ का, ध्यान दीजिएगा, तो वो हो जाता है न्यूक्लीन। ध्यान दें, न्यूक्लीन कहा इन्होंने डीएनए नहीं बोला उसका, न्यूक्लीन नाम दिया। लेकिन इतना जरूर बताया कि न्यूक्लीन के अंदर फास्फोरस ज़्यादा और सल्फर नहीं पाई जाती है, तो ये प्रोटीन नहीं है, कुछ और है। अब इसका विश्लेषण किसने किया, इसका विश्लेषण करने वाले रहे अल्टमान। ये नाम आता है अल्टमान का, जिन्होंने इसका अध्ययन किया न्यूक्लिन का, और इन्होंने कहा कि यह न्यूक्लिक एसिड है। क्यों है, कारण बताता हूँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है फास्फोरिक एसिड H3PO4, और H3PO4 को आर्थोफास्फोरिक एसिड कहा है। तो इसी के कारण इसका नाम हो गया फिर न्यूक्लिन से न्यूक्लिक अम्ल। तो इस प्रकार से डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले चूंकि इसके बारे में बताने वाले थे फ्रेडरिक माइजर, बाद में उसका अध्ययन करके अल्टमान ने नाम दे दिया न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल का जब विश्लेषण किया गया तो उसमें सल्फर की जगह फास्फोरस पाई गई, और इसलिए लास्ट में जोड़ दिया गया फास्फोरिक एसिड, क्योंकि एसिडिक नेचर इसका हुआ, इसलिए इसको एसिड कह दी गई, न्यूक्लिक एसिड। अब ये तो डिस्कवरी रही, बहुत लंबी है, और भी लोगों ने काम किया है। बेरकोव ने कहा था कि नई कोशिका जो है वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। ये कोशिका के सिद्धांत में भी बताया जाता है कि नवीन कोशिका का निर्माण सदैव पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, वो भी विभाजन के द्वारा। और आप जानते हैं कि विभाजन की खोज किया है फ्लेमिंग ने, माइटोटिक सेल डिवीजन डिस्कवर किया गया है फ्लेमिंग के द्वारा। तो दैहिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, इसकी खोज जो है वो फ्लेमिंग के द्वारा हुई। लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये, यहाँ से निकालेंगे हम। तो फ्रेडरिक माइजर ने सबसे पहले डीएनए की कंपोजिशन के बारे में कुछ पता किया, और अल्टमान ने उसका डिटेल किया, और बाकी लोगों ने सहायक जो थियरी थी वो इसके साथ कंक्लूड की गई है। तो इस तरह से जो डिस्कवरी हो गई डीएनए की, ये खोज का एक सिद्धांत लिया जाता है। अब देखते हैं हम कि ये डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल, जिसको अब यहाँ ढूंढ लिया गया है, इसका टाइप क्या है, कितने प्रकार के न्यूक्लिक एसिड ढूंढे गए। तो दो प्रकार के हैं, टाइप्स में आते हैं हम। अगली हेडिंग जो हमारी होती है खोज के बाद वो टाइप्स है। तो डीएनए की टाइप्स क्या है, कितने प्रकार का डीएनए होता है, कितने प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए का टाइप तो अलग से आएगा, ABCD और Z करके आता है, पहले भी कराया गया था, और यहाँ भी नाम उसका ले लेंगे हम, और उसके आधार क्या है डिवीजन के, वो बता देंगे। तो डीएनए का नहीं बल्कि हमको टाइप लेना है न्यूक्लिक एसिड का। तो यहाँ हेडिंग कर देते हैं हम न्यूक्लिक एसिड टाइप कितनी, न्यूक्लिक एसिड के क्या प्रकार हैं ये लेते हैं हम।
तो कितने प्रकार की है, 2 पढ़े हुए हैं। ये भी 1 नंबर में आता है कि न्यूक्लिक एसिड के टाइप क्या हो सकते हैं। तो आप पढ़ते हैं डीएनए और पढ़ते हैं आरएनए। तो आरएनए और डीएनए में अंतर भी इसके पहले वाले चैप्टर में ज्ञान कराया गया था, यूरेसिल और शुगर के बारे में। तो यहाँ एक चीज जरूर बताऊंगा कि डीएनए और आरएनए 2 न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। डीएनए का नाम पूरा पढ़ चुके हैं। आरएनए को आप बोलते हैं कि ये राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। तो ये है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यहाँ जो कई बार पूछते हैं, तो आपको ये बताना है कि डीएनए और आरएनए में शर्करा का अंतर है। इसमें डीऑक्सी लगा हुआ है, नाम पढ़ें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं हम, और इसको रिबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों में जो शुगर है वो पेंटोज पाई जाती है, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं, जैसे आपको पता कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे। तो 5 कार्बन है, तो सूत्र आप निकाल लेंगे वहां से। क्या लिखते हैं हम लोग, अगर पेंटोज शुगर है तो पेंटोज शुगर को अगर आप अणुसूत्र लिखना चाहिए तो सामान्य सूत्र आप जानते हैं CnH2nOn, ये होता है शुगर का सामान्य फार्मूला। तो n=5 है, तो C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा और O5 हो जाएगा। ये है पेंटोज शुगर का सूत्र। तो आरएनए के अंदर तो यही पाई जाती है, जिसमें 5 कार्बन है, 5 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पढ़े डीऑक्सी है, ये डी जनरेट कर दीजिए, 1 ऑक्सीजन निष्कासित करके सूत्र बनाइए, तो डीएनए में पेंटोज शुगर का सूत्र बनेगा। क्या शुगर हो जाएगी, 1 ऑक्सीजन रिमूव करिए तो C5 हो जाएगा, ये अपनी जगह है तो H10 रहेगा, लेकिन O की जगह क्या आ जाएगी, 4। ये दोनों के अंदर है शुगर के अंदर अंतर। 1 अणु ऑक्सीजन का इसमें ज्यादा है और 1 अणु ऑक्सीजन का यहाँ से रिमूव कर दिया गया, हो गया है, इसलिए इसको डीऑक्सी कहा जाता है, इसको नहीं कहा जाता है। तो ये यहाँ पे अंतर है। बाकी अंतर जो है लास्ट चैप्टर में आते हैं कि क्या अंतर डीएनए आरएनए में है, 11 के सेल में पढ़ाया जाता है ये सब सारी चीजें। तो 2 प्रकार की न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई है। अब इसका जरा शेप देख लीजिए, डीएनए जो है या आरएनए जो है वो किस आकार में पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर ऑब्जर्वेशन करिए तो किस आकार का इसको आप पाएंगे। तो आकार अगर देखें तो आपको कैसा मिलता है, डीएनए का आकार इसके पहले भी देखे हैं, कई आकार में डीएनए मिलता है। तो आकार डीएनए का 2 टाइप का देखा गया है, और ये आकार जो है शेप ऑफ डीएनए करते हैं हम, तो शेप क्या होगा इसका, 2 प्रकार का शेप आपको यहाँ लेना है। एक होता है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए वृत्ताकार डीएनए होता है ये, और इस प्रकार का डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका 2 ही है सृष्टि में, एक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरी होती है बैक्टीरिया। तो ये 2 नील हरित शैवाल और जीवाणु, इन दोनों को अगर देखें आप कोशिका के अंदर, तो ये मान लीजिए बैक्टीरिया का चित्र है। तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको ये डीएनए दिखाई पड़ता है। अब ये डीएनए जो है वो एक जगह ऐसा है कि जहाँ ये सेल वाल को टच कर लेता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली को ये स्पर्श कर लेता है, उसी उतने पार्ट को आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ओरिसी के नाम से जानते हैं आप, ओरिसी कहा जाता है, आगे इसका डिटेल आएगा। इसकी उपस्थिति यदि देखें कोशिका के कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर ये डीएनए पाया जाता है।
बीच में कोशिका के मध्य भाग में जहाँ डीएनए पाया जाता है और जो पार्ट इसका जुड़ता है सेल मेम्ब्रेन से, उस संपूर्ण भाग का नाम दिया गया, शॉर्ट नोट में आता है ये न्यूक्लियाइड, केंद्राभ कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का वह भाग जहाँ पर उसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है उसको न्यूक्लियाइड या केंद्राभ कहा जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए। कभी कभी देखें कि ये मेन डीएनए जो कोशिका के मध्य है, इसके अतिरिक्त भी कोई डीएनए पाया जाता है मध्य भाग से दूर, तो उस डीएनए को नाम दिया जाता है प्लाज्मिड। और क्या डेफिनेशन निकालते हैं हम कि जब मेन डीएनए के अतिरिक्त कोई और डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाए बैक्टीरिया की, तो उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है बैक्टीरिया का, और इसका आज के डेट में बहुत उपयोग किया जाता है वेक्टर के रूप में। और वेक्टर क्या होता है कि किसी दूसरे जीव का डीएनए इसके साथ जोड़कर बैक्टीरिया के सेल के अंदर या किसी सेल के अंदर ट्रांसफर करके ऐच्छिक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की डेट में एक लाइन में बोल दें तो प्लाज्मिड का उपयोग आज आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में किया जा रहा है, अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तमाम एंजाइम बनाने में, हार्मोन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके फायदे भी हैं। तो ये तो है सर्कुलर डीएनए जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। दूसरे प्रकार का जो डीएनए आता है वो आता है लीनियर शेप, अर्थात रेखीय हिंदी है इसकी, सरल रेखा में सीधा पाया जाता है। तो वो कहाँ पाया जाएगा? जो लीनियर शेप का है। तो दूसरे टाइप में जब आएंगे हम तो देखेंगे कि लीनियर डीएनए पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाएगा? लीनियर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसको उलट देंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे हम तो यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरी जो होती है उत्पत्ति के आधार पर दो ही सेल हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लीनियर डीएनए पाया जाता है। वो भी कहाँ पाया जाता है? ये मान लीजिए सेल है यूकैरियोटिक, तो आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में लीनियर शेप में पाया जाता है डीएनए। और इन डीएनए की संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। मानव में आप जानते हैं 46 पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के दो ऐसे ऑर्गेनेल्स भी हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है, और वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस है सेल की, इसमें और प्लास्टिड्स में स्पेशली हरित लवक में पाया जाता है। उसके मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर जो पाया जाता है डीएनए वो होता है सर्कुलर, अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों प्रकार के डीएनए मिलते हैं, लीनियर भी और सर्कुलर डीएनए भी पाए जाते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस बनाते हैं प्लास्टिड्स को और माइटोकॉन्ड्रिया को, जबकि लीनियर डीएनए जो मेन डीएनए है ये आनुवांशिक पदार्थ है, उसी का अध्ययन इस चैप्टर में चल रहा है। तो दो प्रकार के डीएनए हैं, अगर देखें आप शेप के आधार पर तो सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए पाए जाते हैं। अब कक्षा 11 में ही पढ़ाया गया है, 10 में पढ़ाया गया, 9 में पढ़ाया गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो कैसे इसको प्रूफ करना पड़ेगा इस बार कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसको कैसे साबित करेंगे हम कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है? तो देखें जरा कैसे साबित किया गया है। डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल,
इसके लिए एक सिद्धांत है जो दिया है ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया और एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये साबित किया इन्होंने कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, अर्थात यही कोशिका के समस्त कार्यों का निगमन करता है। कैसे करता है निगमन, इसके लिए आप लेना है इस प्रयोग में। क्या आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो प्रयोग किया वो एक जीवाणु पर किया था और जीवाणु जो है वो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु था। तो प्लूरियो निमोनोकोकस जो निमोनिया उत्पन्न करता है उस जीवाणु को लिया इन्होंने और उसका अध्ययन अगर करें, आपको बता देता हूँ कि निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु की श्रेणी दो होती है, एक जो उत्पन्न करती है और एक जो नहीं करती है उत्पन्न। दो प्रकार की वैरायटी हैं। तो दो प्रकार की वैरायटी क्यों है, तो रोग किससे उत्पन्न होता है, जिस जीवाणु में डीएनए का एक स्पेशल टाइप होता है, S3 नाम दिया गया है, ध्यान दीजिए S3 स्ट्रेन है। तो इस S3 स्ट्रेन का अगर बैक्टीरिया है निमोनोकोकस तो वो रोग उत्पन्न करेगा निमोनिया। और इन्होंने यही किया कि इसको लिया और एक जीवाणु R2 स्ट्रेन का लिया जो कि नॉन पैथोजेनिक है, ये रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो दोनों को अलग अलग चूहों की कोशिकाओं में प्रवेश करा दिया इन्होंने और देखा क्या कि जिस चूहे के अंदर इस स्ट्रेन को डाला था वो मर गया, उसको निमोनिया हुई। और जिसमें ये डाले थे R2 का स्ट्रेन बैक्टीरिया उसमें नहीं रोग उत्पन्न हुआ, वो जिंदा रहा। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि S3 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट कर दिया, गर्म कर दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हीट कर देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अर्थात उसमें रोग उत्पन्न करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। और ये चूंकि रोग उत्पन्न करता ही नहीं तो जब अलग अलग डाला गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चूहे दोनों जिंदा रहे। तब इन्होंने क्या किया कि R2 स्ट्रेन के साथ S3 को मिक्स कर दिया, हीट किया, निष्क्रिय कर दिया और फिर इसके साथ मिक्स करके और फिर चूहों में इंजेक्ट कर दिया। तो जब इसको माउस में इन्होंने डाला तो ये चूंकि निष्क्रिय था, इसका कोई रोल नहीं आना चाहिए था, R2 कोई रोग उत्पन्न करता ही नहीं है स्ट्रेन, तो चूहे के अंदर कोई निमोनिया के लक्षण नहीं आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। S3 और R2 स्ट्रेन के मिक्स करके जब इन्होंने चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो देखा कि उसमें निमोनिया उत्पन्न हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर केवल डीएनए का ही रोल था और S3 का जो डीएनए था वो R2 के डीएनए के अंदर कुछ परिवर्तन कर दिया और उस परिवर्तन का प्रभाव माउस में क्या पड़ा कि निमोनिया रोग उसके फेफड़े में आ गया। तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई। तो S3 का डीएनए किसके डीएनए को परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित कर दिया R2 के। तो इस क्रिया को रूपांतरण भी कहते हैं। रूप का क्या कर दिया, बदलाव। R2 के डीएनए को S3 ने बदल दिया और बदलने की क्रिया को ही अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सिद्धांत है ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे ये साबित हो रहा है, निष्कर्ष क्या निकला कि डीएनए जो है वही रोग उत्पन्न कर रहा था, वही रोग इसके साथ मिलकर कर रहा है। इसका मतलब कि डीएनए ने डीएनए को रूपांतरित किया, तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, उसी के द्वारा ये रोग जो है वो बाहर का काम कर रहा है। संवहन हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा या एक डीएनए को परिवर्तित करके अपने समान बना सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने साबित कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, बैक्टीरिया का ये स्वभाव दूर करके। तो ये साबित कर दिया ग्रिफिथ ने कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब आनुवांशिक पदार्थ साबित हो गया डीएनए, तो डीएनए असल में किसका बना है और क्या प्रूव है इस पर और
कैसे ये आनुवांशिक पदार्थ का रूप धारण करता है। तो आपको कंपोजिशन में ले चलते हैं हम कि क्या कंपोजिशन है इसकी। तो अगर हम डीएनए का कंपोजिशन देखें तो डीएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या है वो आप अध्ययन करिए। तो देखिए दो चीज पाई गई है जो कहा गया, जो खोज हुई है। एक तो ये कहा गया ये प्रोटीन और फास्फोरस का मिश्रण है। अब जब अध्ययन करना शुरू करेंगे हम तो जो डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार चलेंगे हम। तो क्या डेफिनेशन थी कि डीएनए इकाई न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। मीन्स डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ यूनिट न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ ये आप समझ रहे हैं कि पॉलीमर क्या होता है, अनेक अणुओं के मिलने की क्रिया को पॉलीमराइजेशन, और जो अणु बनता है बड़ा वाला वो पॉलीमर होता है। यूनिट मीन्स होता है एक सिंगल। अब न्यूक्लियोटाइड को अगर हम डिटेल में ले लेते हैं तो ये पता चल जाएगा कि डीएनए किसका बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड वो रचना है जिसमें क्या पाया जाता है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शर्करा, और क्या मिलता है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस या हिंदी में नाइट्रोजनीय क्षार भी कहते हो आप। और तीसरा वो चीज जो आपने ढूंढा वहां बताई कि ये फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक अम्ल ये पाया जाता है। और इसी तीनों संरचना को मिला, 3 अणुओं को मिला दीजिए तो जो रचना बनती है वो कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें केवल 2 ही चीज जोड़ो, इसको और इसको जोड़ दो, बस उसको काट दो तो नाम आप डालोगे न्यूक्लियोसाइड। परिभाषा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनी संरचना को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और उसी में जोड़ दो क्या, फास्फोरिक एसिड भी, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब अगर संक्षेप में आप पेंटोज शुगर को यस लिख दीजिए, शुगर ले लीजिए इसका, नाइट्रोजनस बेस की श्रेणी आपको बताते हैं, और फास्फोरिक एसिड को पी से हम अगर दिखाएं तो क्या लिखेंगे हम कि न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू यस प्लस नाइट्रोजनस बेस, बी फॉर बेस ले लीजिए और पी फॉर फास्फोरिक एसिड। तो शुगर बेस और फास्फोरिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं एक। अब ऐसी अनेक संरचनाएं जब आपस में जुड़ जाएं तो जो रचना बनेगी वो कहलाएगी डीएनए। अब ध्यान दीजिए इसमें कहाँ प्रोटीन है, प्रोटीन कहीं है, शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट, ये नाइट्रोजनीय क्षार है, तो ये नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं वही प्रोटीन कहलाते हैं। अब चूंकि ये बेसिक सब्सटेंस है, नाइट्रोजनीय क्षार होते हैं, और नाइट्रोजनीय क्षार की जो श्रेणी है अगर आप अलग से पढ़ें कि नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के पढ़ाए गए हैं, तो नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला होता है प्यूरीन, प्यूरीन क्षार नाइट्रोजनस है, और प्यूरीन क्षार की श्रेणी है 2। इसके पहले ये सब आपको सेल में कराया जाता है, तो क्या है वो आप बता सकते हैं यहाँ से। प्यूरीन एडेनिन होती है और गुआनिन। और दूसरे प्रकार की जो बेस आती है डीएनए के निर्माण में वो होती है पायरीमिडीन। तो पायरीमिडीन भी डीएनए में 2 ही आती हैं और वो होती है साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 प्रकार की नाइट्रोजनस बेस पाई जाती हैं डीएनए के निर्माण में। जबकि आपको पता है कि 5 नाइट्रोजनस बेस पढ़ाई जाती है। यूरेसिल भी पिरिमिडीन क्षार है, थाइमिन के स्थान पर आती है अगर आरएनए बन रहा हो तो यूरेसिल भी इसी श्रेणी में है, पायरीमिडीन में ही। तो 3 जो हैं वो पिरिमिडीन बेस है, 2 जो हैं वो प्यूरीन क्षार है। अब कैसे पहचानेंगे आप, यहाँ थोड़ा सा मैं बताता हूँ, बाकी स्ट्रक्चर आपको नहीं बताऊँगा।
एडेनिन और गुआनिन को अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होती है, 2 रिंग पाई जाती है बेंजीन की। चित्र जब बनाएंगे इसका भी तो एडेनिन और गुआनिन को वहां से पहचान सकते हैं। और प्यूरिन पिरिमिडीन क्षार जो है उसमें सिंगल रिंग बेंजीन की होती है। तो जब बेंजीन की सिंगल रिंग है वो प्यूरिन क्षार है, और जिसमें डबल रिंग पाई गई है जो जिसमें डबल रिंग पाई गई है वो प्यूरिन क्षार है, और जिसमें सिंगल रिंग पाई गई है वो पिरिमिडीन क्षार होती है। उदाहरण आपके पास 2 हैं प्यूरिन क्षार के और 3 हैं पिरिमिडीन के। लेकिन डीएनए के निर्माण में केवल 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं, और वो हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो अब बताओ कि कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं आप? 4 ही प्रकार के बनेंगे, एक एडेनिन के साथ, एक गुआनिन के साथ, एक साइटोसिन के साथ और एक थायमिन के साथ। तो 4 न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए को बनाते हैं। प्रकार देखें तो सिर्फ 4 पाए जाते हैं, संख्या अधिक होती है क्योंकि ये आपस में 4 अणु जो हैं वो जुड़ जाते हैं। तो जब इन्हीं चारों अणुओं के तमाम चेन के द्वारा जुड़े आपस में ये अणु 4 प्रकार के अलग अलग जुड़े तो डीएनए बन जाएगा। डीएनए बना के भी देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी देखिए कि अगर ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपको नामकरण करने पर तो कैसे नामांकन करेंगे? जरा नामकरण करिए, इसका नामांकन करिए। कैसे करिएगा नामांकन? अगर मान लीजिए कि पेंटोज शुगर है, यस शुगर, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ एडेनिन क्षार जुड़ी है, तो बताइए कि इसका नाम क्या होगा? तरीका देखो, शुगर का पूरा नाम लिख दो। क्या नाम है शुगर का? क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज शुगर इन कहते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज जोड़ दो, इसमें एडेनिन में लिक एसिड जोड़ दो। क्या नाम हो जाएगा? एडेनिलिक एसिड। अब कई फास्फेट अणु लगता है, एक की अंग्रेजी क्या है? मोनो। तो बस मोनो रख दो। तो यहाँ क्या जोड़ दें हम? डीऑक्सीराइबोज प्लस एडेनिलिक एसिड। तो एडेनिलिक एसिड ये हो गई। और क्या है? कई फास्फेट है, एक को अंग्रेजी में मोनो कहते हैं, तो हम मोनो लिख देंगे। और फास्फेट है, फास्फेट। तो इस तरह से पहले न्यूक्लियोटाइड का नाम लिख दिए। क्या नाम पड़ गया? पहला न्यूक्लियोटाइड हो गया डीऑक्सीराइबोज एडेनिलिक एसिड मोनोफास्फेट। बस ये बदलेगा नहीं क्योंकि एक ही फास्फेट लग रहा है, ये बदलेगा नहीं क्योंकि शुगर वही है। नाम बदल जाएगा, एडेनिन की जगह गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के नामकरण करने हैं आपको। तो अगर हम आपको दें कि शुगर प्लस गुआनिन आ गई, इस बार गुआनिन आई, तो गुआनिन का नाम भी वही लिक एसिड जोड़ दो। बहुत कठिन चीज नहीं है, ये अपनी जगह है। ये पूरा नाम इसका आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीऑक्सीराइबोज, इस बार क्या हो जाएगी? लिक एसिड इसमें जोड़ो तो गुआनिलिक एसिड और प्लस मोनोफास्फेट, ये नाम पड़। अब तीसरा हम उदाहरण दे दें कि शर्करा के साथ अगर जोड़ दिया किसको? थायमीन, टी थायमीन है, और पी फास्फोरिक एसिड। तो नाम बताओ क्या होगा? खुद से बोलो। डीऑक्सीराइबोज थायमिडिलिक एसिड, ये मैं लिख दे रहा हूं, थायमिडिलिक एसिड मोनोफास्फेट। पकड़ लेंगे। इसी प्रकार से नंबर 4 पर रख दीजिए आप शर्करा प्लस साइटोसिन प्लस फास्फोरिक एसिड। नाम खुद से ही बना लेंगे आप। क्या नाम पड़ेगा? डीऑक्सीराइबोज साइटिडिनिलिक एसिड मोनोफास्फेट। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पकड़ लिया आपने। क्या बोल दिया आपने? डीऑक्सीराइबोज एडेनिलिक एसिड मोनोफास्फेट,
डीऑक्सीराइबोज गुआनिलिक एसिड मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज साइक्लिक एसिड मोनोफॉस्फेट, ये 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं डीएनए के निर्माण में। अब यही है जो क्रम से जुड़ते चले जाएंगे या बिना क्रम के, इसके लिए भी आपको सूत्र मिलेगा कि ये किस क्रम में जुड़ेंगे। अगर ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं तो इनका डीएनए के निर्माण में पॉलीमराइजेशन किस आधार पर होगा, किस नियम के तहत ये जुड़ेंगे आपस में, तो इसके लिए भी सूत्र आया है, इसके लिए वैज्ञानिक मत आए हैं, इसके लिए भी सिद्धांत आया है, तो उन पर हम चलते हैं। आपको ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आप पढ़ें और मैं डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि ये मान लीजिए छोटा सा माइनर लूप है और ये इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो थ्रेड होता है, डीएनए को आप पढ़ चुके भी, डीएनए में मॉडल पढ़ाए हैं वाटसन और क्रिक का कि 2 जो है रस्सी की भांति संरचना आपस में लिपटी हुई होती है, जो एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है, उल्टा होती है। ये इसका मुख है तो इसका पैर होगा, दूसरे वाले का उल्टा होगा। अब एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं एक निश्चित दूरी पर, और इसमें लूप भी होते हैं, छोटे लूप भी बड़े लूप भी। तो ये माइनर लूप मैंने दिखाया। तो डीएनए को अगर बनाना हो तो ये पेंटोज शुगर है, ये एडेनिन क्षार है, ये फास्फोरिक एसिड है। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरा जोड़, इसी फास्फोरिक एसिड के साथ शुगर जुड़ेगी, फिर इस पर मान लो गुआनिलिक एसिड आ गई 1 और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, आपस में जुड़ गया, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये, और ये शर्करा फिर आ गई, इस पर साइटोसिन कनेक्ट कर दिया आपने, ये कल्पना ही कर रहे थे, और ये फास्फोरिक एसिड है, ये तीसरे न्यूक्लियोटाइड हो गए। इसके साथ आपने एक और शर्करा जोड़े तो चौथी प्रकार की आपकी न्यूक्लियोटाइड आ गई, ये रही फास्फोरिक एसिड। तो 4 न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट कर दिया आपने एक धागे पर। अब दूसरे पर कौन आएगा, इसके लिए सिद्धांत आया, ऐसे नहीं जोड़ सकते हम। तो इसके लिए कौन सिद्धांत किया, सबसे पहले जो सिद्धांत आया वो ये आया कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि ये क्रम नहीं बदलेगा, ये क्रम नहीं बदलेगा। पहले एडेनिन आएगी, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, फिर आगे जब बढ़ेगी रचना में तो फिर एडेनिन, फिर गुआनिन, फिर साइटोसिन, फिर थाइमिन, फिर एडेनिन, फिर गुआनिन, फिर पूरी लंबाई जो होती है इसकी लगभग 85 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर से लेकर के डीएनए की लंबाई होती है। तो पूरी लंबाई में ये ऐसे ही क्रम से जुड़ते जाएंगे, ऐसा कहना था किसका, फेबिस ए लेविन का, फेबिस ए लेविन। तो फेबिस ए लेविन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए के निर्माण में जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके बारे में बताए कि कैसे होगा। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जब निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाएं तो रचना क्या बन जाएगी, डीएनए। ऐसा कहना था फेबिस ए लेविन का। अब जरा सोच के देखो आप कि अगर यही क्रम पूरे डीएनए के धागे में दिखाया जाए, सारे एक जीव जात में ले लीजिए, मानव ले लो, तो मानव में अगर यही क्रम सबका रहा तो आप जानते हैं कि ये 3 नाइट्रोजनस बेस जो ओकावा, निरेनबर्ग और मथाई ने डिस्कवरी की है वो जेनेटिक कोड है। तो जेनेटिक कोड अर्थात ये 3 नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो किसी अमीनो एसिड के कोड होते हैं और वो अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती हैं, mRNA बना करके। वो अगला स्टेप आया है। तो अब बताइए कि जब ये सब जीव में, ये कहीं जीव जात के सारे सदस्य में इसका पैटर्न निश्चित होगा तो सब में आनुवांशिक समानता होगी, क्योंकि क्रम जो कोड है, जेनेटिक कोड जो है वो क्रम से पाए जाएंगे तो सब में वही होंगे, तो सब की संरचना वही होगी, अर्थात सब एक जैसे दिखेंगे। ये तो प्रैक्टिकल ही इसका सही नहीं बैठता, क्योंकि एक ही जीव जाति के सदस्य को अगर देखिए और जुड़वा न हो, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हो, आदर्श जुड़वा न हो, तो उनमें समानता नहीं मिलती है।
और इस सिद्धांत से क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम इनके सिद्धांत को मान लें कि ये क्रम से ही रिपीट होंगे तो एक जीव जाति के सारे सदस्यों में संरचना समान होगी। क्यों? क्योंकि डीएनए पर जो जेनेटिक कोड है वो समान प्रकार से ही लगे हुए हैं। तो सारे जीव एक नहीं है, रचना समान ही नहीं है, इसका मतलब कि ये सिद्धांत पर सही नहीं है। इस सिद्धांत की आलोचना कर दी गई। और दूसरा सिद्धांत इसी के संदर्भ में जिसका आया, जो मान्य है अभी तक, वो होता है चेरगाफ का नियम। अब स्पेलिंग ऐसी है कि इसको सैरगाफ भी लिखा जाता है। सैरगाफ का भी नियम किताब में कहीं कहीं छपा मिला, और चेरगाफ भी CH से स्पेलिंग है, तो इसलिए मैं हिंदी में लिख दिया। चेरगाफ का जो नियम आया वो इनके विपरीत रहा। क्या रहा कि डीएनए के निर्माण में तो 4 प्रकार के ही न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं, लेकिन डीएनए के एक धागे पर कोई निश्चित पैटर्न इसका नहीं होता। हो सकता है कि 100 बार एडेनिन ही आए या गुआनिन आए। साइटोसिन किसी भी न्यूक्लियोटाइड का कोई निश्चित सीक्वेंस नहीं होगा। सिर्फ सीक्वेंस एक चीज का होगा निश्चित, कि अगर एक धागे पर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन आ रही है तो दूसरे धागे पर एडेनिन के सामने जो छाप आएगी वो थायमिन होगी। अब यहाँ जोड़ो जरा, कैसे जोड़ पाओगे? ये जोड़ो, गुआनिन के सामने कौन आएगी? साइटोसिन आएगी। बाकी कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा। तो तीसरा न्यूक्लियोटाइड फिर कौन आएगा? जरा जोड़िए। यहाँ तो साइटोसिन है, किससे जुड़ती है? गुआनिन से। तो यहाँ कौन सी क्षार आ जाएगी? फिर गुआनिन आ जाएगी। अब चौथे पे जोड़ो जरा। चौथे पे थायमिन है, किसके साथ जोड़िए? थायमिन एडेनिन। तो यहाँ पे आ जाएगी एडेनिन। तो आप देख रहे हैं केवल एक ही फार्मूला आया कि डीएनए की संपूर्ण संरचना में अगर गिनवा तो जितनी एडेनिन होगी उतनी ही क्या पाई जाएगी? थायमिन, क्योंकि एडेनिन और थायमिन की संख्या नियत है। और जितनी गुआनिन है उतनी ही कौन पाई जाएगी? साइटोसिन। अब इस पर 1 नंबर का प्रश्न भी पूछता है। एडेनिन की दे दिया संख्या, आपसे गुआनिन की संख्या पूछ लेगा डीएनए पर कितनी है। तो जितनी एडेनिन है उतनी ही कौन है? गुआनिन है। 100 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें 50% एडेनिन है तो कै % गुआनिन होगी? तो 50 में इतना, इसका भी परसेंटेज निकाल लीजिए, 25 हो गया। इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा तो 25% सब पाई जाएगी। तो ऐसे कई सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं जिनका अध्ययन आपको कराया जाएगा। आप सवाल मिलता है तो कलेक्ट करके रखेंगे। तो अब इन दोनों में भी सवाल उठता है कि एडेनिन थायमिन ये सामने क्यों आई, गुआनिन साइटोसिन से क्यों जुड़ रही है? तो उसके लिए आपको और बृहद संरचना इसकी पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए हम आपको थायमिन का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, एडेनिन का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, इसका भी स्ट्रक्चर और इसका भी स्ट्रक्चर, शुगर का भी स्ट्रक्चर। सबकी स्ट्रक्चर को जहाँ शुगर लिखते हैं वहाँ शर्करा बनाएंगे चित्र में, एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ भी वही करेंगे, थायमिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इन दोनों के बीच जब देखेंगे हम तो 2 हाइड्रोजन बांड नजर आएंगे। तो जब हाइड्रोजन बांड 2 और 1 कोवैलेंट बांड बनेगा तो और किसी के साथ वो नहीं बन पाता है। इस कारण से एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही कनेक्ट होगी, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में तीनों हाइड्रोजन बांड बन जाते हैं। इस कारण से ये और किसी के साथ नहीं जुड़ सकती है, इसी के साथ जुड़ती है। ये कारण ये है। तो अब जो सूत्र निकल के आया, जिस पर अभी तक का सिद्धांत चल रहा है, वो यही है कि डीएनए के एक धागे पर न्यूक्लियोटाइड का कोई क्रम निश्चित नहीं है, कोई भी क्षार कहीं भी मिलेगी, लेकिन जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री थ्रेड है, संपूरक जो धागा है, उस पर जो छाप पाई जाएगी वो इसकी कोड होगी। अर्थात एडेनिन का कोड थायमिन है और गुआनिन का है साइटोसिन,
100 थायमिन एक साथ हो सकते हैं या अनेक थायमिन गुआनिन एक साथ हो सकते हैं। इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा। ये अलग अलग जीवों में, अलग अलग सदस्यों में एक ही जीव जात के अलग अलग होगा। इस कारण से जो जेनेटिक कोड है वो सब में वेरिएबल होंगे, और जेनेटिक कोड वेरिएबल होंगे तो रचना भी अलग अलग होगी। और ऐसा समाज में देख रहे हैं आप, एक ही जीवजात के सदस्य हैं तो चूंकि जुड़वा छोड़ दीजिए, जुड़वा में जीन पैटर्न एक ही होता है, आदर्श जुड़वा अगर है तो उनमें छोड़ दीजिए तो बाकी में रचना नहीं मिलती है। इसलिए ये सिद्धांत सत्य है कि आमने सामने नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपस में निश्चित रहेंगी, बाकी कोई पैटर्न डीएनए के ऊपर पॉलीमराइजेशन क्रिया के दौरान निश्चित नहीं होगा। तो इस तरह से चैगाफ का या सैगाफ का, जिसका भी नियम आप लिखिए, ये नियम जो है वो सर्वमान्य हुआ। और इसी सिद्धांत पर मैं आपको आगे डीएनए अणु कैसे जुड़ता है ये करके दिखाएंगे। इनके स्ट्रक्चर रखेंगे, स्ट्रक्चर नोट्स में आपको प्रोवाइड किए हैं, उसका अध्ययन कर लीजिएगा, तब उसको जोड़ने में समझ में आएगा लेक्चर के अंदर। और कल मैं आपको इसका लेक्चर और दूंगा कि कैसे ये आपस में कनेक्ट होंगे और आप स्वयं डीएनए जोड़ करके बना लेंगे तो डीएनए अणु का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होगा। अभी तक जो पढ़े हैं ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, ये डीएनए मोटाई, उनकी विड्थ क्या रही है उस आधार पर, या माइनर रूप में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं इस संख्या के आधार पर बांटा गया था। इस बार जो है हम डीएनए के रियल स्ट्रक्चर को दिखाएंगे कि पेंटोज शुगर का क्या स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन का क्या स्ट्रक्चर है, और ये कैसे जुड़ेंगे आपस में, इसको आप कल देखेंगे कल के लेक्चर में कि कैसे ये आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो अध्ययन करते रहिए। जहाँ नए आए आप कमेंट भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बता सकते हैं उसको। चूँकि बंद है क्लासेस, तो जब तक नहीं शुरू हो जा रही क्लास तब तक आप लोग घर पे बैठ के काम करते रहिए, खाली मत रहिए। किताब कापी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो नोट्स मिल रहे हैं उन नोट्स को आप फेयर में कर लीजिए। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं इसको समझ में आए तो नोट बनाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार रिपीट करके आप सुन लीजिए। यही चीज़ नोट्स में भी कराई जाती है और यही बोल के लिखा रहा हूँ आपको। तो आप जो कर सके अभी करिए, फिर जब क्लास चलेगी तो देखा जाएगा आगे और क्या उसमें गड़बड़ है, क्या सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर समय निकल गया और परीक्षा टाइम से हुई तो दिक्कत होगी हम लोगों को। धन्यवाद।